हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील का पौधा। आज से कई साल पहले नील की खेती करी जाती थी। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब वो होती थी। नील क्या होता था, कपड़े धोने में काम आने आती थी। ठीक है, तो इंडिगो वाला जो चैप्टर है ये आज़ादी से पहले के टाइम का है। और इसमें ये वाली बात बता रखी है कि किस तरीके से अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे, और कैसे जब महात्मा गांधी आते हैं इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे अफ्रीका से जब वो इंडिया आते हैं तो कैसे उन्होंने यहाँ के किसानों की स्थिति को समझा और उसको किस तरीके से सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो, चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, जब भी हम चैप्टर समझते हैं तो उससे पहले आपको उसका एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लुइस फिशर्स फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि जो ये इंडिगो है ना, ये लुई फिशर की मशहूर किताब है जिसका नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसका एक छोटा सा पार्ट है। द चैप्टर डिटेल्स द हिस्टोरिक चंपारण मूवमेंट ऑफ 1916। इस वाले चैप्टर में 1916 के जो इतिहास में, देखो, चंपारण में एक आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में ही इसमें डिस्कस किया गया है। विच मार्क्स द एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विथ सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह इन इंडिया। और इस वाले चैप्टर में ये बात बताई गई है कि जब 1916 में चंपारण में महात्मा गांधी आए थे तो किस तरीके से उन्होंने इंडिया में पहली बार सबसे पहला और सबसे सफल सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि लॉज को, कानून को नहीं मानना। ठीक है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी कि लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, शांति में विश्वास रखते थे। तो सविनय अवज्ञा का मतलब हो जाएगा शांति बनाए रखते हुए सरकार के नियम और कानून कायदे नहीं मानना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर आधारित काम। ठीक है, द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ गांधी जी हेल्प्ड पुअर इलिटरेट शेयरक्रॉपर्स ऑफ बिहार फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द टिरेनी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कहानी हमें ये बात दिखाती है कि कैसे गांधी जी ने बिहार के गरीब लोग और अनपढ़ जो थे, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है ऐसे किसान जो बट्टे पर काम करते थे। ठीक है, जो अपनी खेती को किसी, मतलब जो उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी तो वो क्या, बट्टे पर काम करते थे। तो उन किसानों को अंग्रेज जमींदारों के अत्याचार से किस तरीके से गांधी जी ने आजाद करवाया, ये बात इसमें बता रखी है। और द कोर थीम इज दैट लीडरशिप कंबाइंड विद सेल्फ रिलायंस एंड फियरलेसनेस कैन सॉल्व द बिगेस्ट सोशियो पॉलिटिकल इंजस्टिस। और कहानी में हमें ये भी बात पता चलती है कि अगर इंसान के अंदर डर ना हो और वो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन जाए तो बड़ी से बड़ी जो नाइंसाफी है उसको हराया जा सकता है। ये वाली बात इस वाले चैप्टर में बता रखी है। ठीक है, कहानी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, इनके बारे में तो आपको पता ही है। सेंट्रल लीडर थे हु फोर्ट फॉर द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स के बारे में, मतलब शेयर क्रॉपर्स की तरफ से इन्होंने लड़ाई करी थी। शेयर क्रॉपर्स कौन होते थे मैंने आपको बता दिया, गरीब किसान जो अपनी जगह, मतलब जो खेती करते थे ना, उसमें से कुछ हिस्सा जमींदारों को उनको देना पड़ता था। यानी कि कुछ हिस्सा खेती का 10% या 15% जमींदारों को देते थे। उनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है, गरीब किसानों को। ठीक है, उसके बाद में एक किसान है जिसके बारे में इसमें बता रखा है, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यही गांधी जी को बुला कर लाता है और अपने यहाँ चंपारण में इन्वाइट करता है कि गांधी जी आप आओ और यहाँ पर जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, और ये आपको पता ही है राजेंद्र प्रसाद पहले लॉयर थे और बाद में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी इसमें काफी बार जिक्र किया गया है। उसके बाद में एक और कैरेक्टर है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो थे ये वैसे तो अंग्रेज थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे, लेकिन ये गांधी जी की सपोर्ट में आना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जब गांधी जी ने, जब ये बोल रहे थे ना कि गांधी जी मैं भी इंडियंस की तरफ से सपोर्ट में आ जाता हूँ, तो गांधी जी ने इनको मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि इंडियंस जो है ना वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाए, उनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको कहानी का एक बैकग्राउंड पता चल गया होगा कि किस किस तरीके की कहानी हम पढ़ने वाले, कौन कौन मेन कैरेक्टर्स है। अब आ जाओ मेन कहानी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इंसिडेंट्स, द कॉल ऑफ चंपारण, शुक्लास डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला इंसिडेंट आपको बताया जाएगा राजकुमार शुक्लास
persistence and Gandhi's consent. 1916 में in 1916 during the annual convention of Indian National Congress in Lucknow, a poor peasant named Rajkumar Shukla approached गांधी जी। 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन चल रहा था, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला के नाम से, ठीक है, वो गांधी जी से मिला और उसने अप्रोच की कि गांधी जी से कि आप वहां पर आओ, ठीक है, उनके एरिया में आओ और वहां पर जो पुअर पीजेंट्स है, जो किसान है, उनके साथ में जो चीजें खराब हो रही है उसके ऊपर काम करो। ही वॉन्टेड गांधी टू विजिट चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। और वो चाहते थे, कौन चाहते थे, राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी जो है वो चंपारण आए और अंग्रेज जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ लड़े, ठीक है। गांधी जी हैड अपॉइंटमेंट्स ऑल ओवर इंडिया, कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा, पटना। और ये यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि गांधी जी के बहुत सारे इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स थे, जैसे कि कानपुर में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, पटना में। पर शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह गया, जहां पर भी गांधी जी जाते थे वहां पर उनका पीछा करता रहा और हफ्तों तक उनके आश्रम में भी बैठा रहा था, ठीक है, ये दे रखा है। शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, यानी कि पीछा करा उनका हर जगह, वेटिंग पेशेंटली एट हिज आश्रम फॉर वीक्स, और गांधी जी के आश्रम में भी काफी टाइम तक उन्होंने वेट किया था। इम्प्रेस्ड बाय शुक्लास टेनासिटी एंड रेजोल्यूशन, गांधी जी फाइनली एग्रीड एंड सेड ही वुड विजिट चंपारण। अब जब ये शुक्ला जी इतने पीछे पड़ गए थे गांधी जी के, तो गांधी जी ने बाद में डिसाइड किया कि जब ये आदमी मेरे पीछे इतना आ रहा है, इतनी मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इनके पक्के इरादे से खुश होकर गांधी जी ने आखिरकार हाँ कह दिया और बोला कि कैलकाटा की मीटिंग के बाद में तुम्हारे साथ में मैं चलूंगा, ठीक है, और चंपारण में जो भी दिक्कत हो रही किसानों को उनको सॉल्व करूंगा, ठीक। यही बात इसमें बता रखी है, देखो दे रखा है, गांधी जी फाइनली एग्रीड एंड सेड ही वुड विजिट चंपारण आफ्टर हिज मीटिंग इन कैलकाटा, यानी कि कैलकाटा में उनकी जो मीटिंग थी उसके बाद में वो आएंगे और फिर उनसे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा इंसिडेंट चालू हो जाता है। अब वो कौन सा इंसिडेंट था उसको आप समझो। द अराइवल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। गांधी जी जब जा रहे थे ना चंपारण के लिए, तो रास्ते में वो अपने दोस्त से मिलकर गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी से, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम के एक बहुत अच्छे लॉयर भी थे और इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब इंडिया उस टाइम तक तो आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम तक तो ये सिर्फ लॉयर थे, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो आज़ाद के पहले हमारे राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना बिहार। अब जो गांधी जी और शुक्ला वो ट्रेन पकड़कर पटना पहुंचे। शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। शुक्ला उन्हें एक लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, ठीक है। द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट हु पेस्टेड देयर मास्टर फॉर शेयर क्रॉपर्स इश्यूज। अब जो शुक्ला था उसको वहां के नौकर अच्छे से जानते थे, क्योंकि शुक्ला क्या करता था, गरीब किसानों की समस्याओं को लेकर वहां पर आता जाता रहता था और उनके मालिक को परेशान करता था, तो इसलिए नौकरों ने सोचा कि जो गांधी जी है वो भी शुक्ला की तरह एक गरीब किसान ही है, ठीक है। सिंस गांधी जी वाज ड्रेस्ड इन सिंगल क्लोथ्स एंड accompanied शुक्ला, द सर्वेंट mistook him फॉर अनदर अनटचेबल पीजेंट। अब देखो क्या हुआ, जब गांधी जी बहुत सीधे साधे कपड़ों में थे, ठीक है, ज्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे गांधी जी, इसलिए नौकरों ने उन्हें भी एक अछूत किसान समझ लिया। अछूत का मतलब आपको पता ही है, जिनको ऐसे समझा जाता था कि अगर इनसे हम टच हो जाएंगे तो हम भी अछूत हो जाएंगे, यानी कि हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात उन्होंने समझ ली, ठीक। अब क्या हुआ उनके साथ में, कैसा बिहेवियर हुआ ये अभी आप समझ लो। देखो, दे अलाउड हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड बट डिड नॉट परमिट हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, fearing that even a single drop from his bucket might pollute the entire water source। अब यहाँ पर उस टाइम की जो अनटचेबिलिटी चलती थी ना, उसको दिखाया गया, लोगों की मानसिकता को दिखाया गया है। क्या हुआ था, शुक्ला जी और गांधी जी दोनों को जमीन पर बैठने को बोल दिया गया, क्योंकि वो लोग अनटचेबल माने जाते थे, अछूत माने जाते थे, और उन्हें कुएं से पानी निकालने से भी मना कर दिया। अब ये बात जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच में भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, ठीक है। अब क्यों पानी नहीं निकालने दिया जाता था उनको, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एक बूंद गिरने से पूरा पानी अपवित्र हो जाएगा, यानी कि उन्हें लग रहा था कि अगर ये दोनों पानी पियेंगे ना तो ये तो पहले से अछूत है, और अगर ये दोनों हमारे पानी को छुएंगे, कुएं के पानी को छुएंगे, तो ये भी अछूत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंसिडेंट समझ में आ गया राजेंद्र प्रसाद के घर का। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे नौकरों ने कैसा बिहेव किया था गांधी जी के साथ में और शुक्ला जी के साथ में। अब इंसिडेंट नेक्स्ट वाला आता है, गैदरिंग फैक्ट्स एट मुजफ्फरपुर एंड चाइडिंग द लॉयर्स।
अब बिफोर गोइंग टू चंपारण गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू कलेक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब गांधी जी जो थे वो पढ़े लिखे थे, ठीक है, समझदार इंसान थे, तो सारी चीजों को करने से पहले वो उन्होंने सोचा कि पहले मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वहां पर क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है। ही स्टेड एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी which was an extraordinary thing because in those days government servants were afraid to give shelter to home rule advocates। यानी कि वो वहां पर जो गांधी जी थे वो वहां प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके थे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि चंपारण में क्या क्या चीजें हो रही है। तो ये उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि जो प्रोफेसर मलकानी है वो सरकारी नौकरी में थे, ठीक है, और आजादी की मांग करने वाले जो लोग थे ना उनको सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के घर में रुकना बहुत बड़ी बात हो जाती थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी। पैसे तो सरकार दे रही है उनको, सरकार उस टाइम पे अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों ने ये बात बोल रखी थी कि कोई भी भले सरकारी नौकरी कर रहा है, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो आजादी की मांग करने वाले जो भी लीडर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स है, उनको घर में नहीं रखेगा, उनकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट द केसेस एंड देयर हैवी फीस। अब जब गांधी जी चंपारण केस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी को किसानों के केस लड़ने के लिए और सारी चीजों को करवाने के लिए अपनी मोटी फीस के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा गांधी जी से कि देखो गरीब किसानों का केस लड़ना है तो हम इतनी इतनी फीस लेंगे। गांधी जी severely chided, scolded the lawyers for collecting such huge fees from the poor crushed peasants। अब गांधी जी जो थे वो तो इस सारी चीजों के खिलाफ थे, वो तो हेल्प करने आए थे, ठीक है, तो गांधी जी ने उन मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बहुत जोर से डांटा, ठीक है, कि तुम इन गरीब किसानों का केस लड़ने के लिए उनसे इतनी बड़ी फीस कैसे ले सकते हो। ही कंक्लूडेड दैट टेकिंग दीज केसेस टू कोर्ट्स वाज यूजलेस। और गांधी जी ने आगे ये भी बात बताई कि इन सारे केसेस को कोर्ट में ले जाना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उसके बाद में गांधी जी ये बात बताते हैं द रियल लीफ फॉर द पीजेंट्स वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे उनके लिए सही इलाज ये नहीं कि उनका केस जो है वो कोर्ट में लेकर चले जाओ, नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाना बेकार है। किसानों का असली इलाज ये है कि उनके दिमाग से अंग्रेजों का डर निकाल दिया जाए। यानी कि गरीब किसानों के लिए यही असली रिलीफ की बात है, यही असली हेल्प की बात है कि उनके दिमाग से अंग्रेजों का डर निकल जाए हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली बात पता चलती है द कोर इशूज, ठीक है, 15% इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्मन सिंथेटिक डाई। अब यहाँ पर जो मेन स्टोरी है ना कि लड़ाई किस बात पर हो रही है, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे और अंग्रेज थे उनके बीच में किस किस तरीके की लड़ाई हो रही है। और अब एक नया मोड़ आ जाता है उस लड़ाई में, वो क्या होता है वो भी आप समझो। देखो, द एरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। होता क्या है कि चंपारण की जो जमीन थी ना तो अंग्रेजों ने उसको बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया था, जिसके मालिक जो थे वो अंग्रेज थे और जमींदार थे, ठीक है। और जो इंडियन थे ना, इंडियन टेनेंट्स थे यानी कि जो किसान थे वो वहां पर किसानी करते थे, ठीक है, वहां पर काम करते थे और फसलें उगाते थे। द लैंडलॉर्ड फोर्स द टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब जो गरीब किसान थे जो वहां पर खेती करते थे तो वो उनके लिए अंग्रेजों ने ये बोला कि अगर ये आपकी खेती करने की जगह है तो इसमें से 15% हिस्से पर आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, यानी कि नील की खेती करनी पड़ेगी 15% हिस्से पर, और बाकी बचे हुए परसेंट पे आप अपनी खेती कर सकते हो। और जो आप ये इंडिगो की खेती करोगे ना इसका आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, इस खेती करने को आप अंग्रेजों को दोगे और ये आपका एक रेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बात अंग्रेजों ने वहां पर चला रखी थी। उन्होंने ये बोला था कि 15% लैंड पर इंडिगो की खेती करनी है, ठीक है, और ये खेती करने से आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, इसको आपको एज इट इज अंग्रेजों को दे देना है। दिस वाज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लंबा चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट था। मीनवाइल जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिगो। और तभी अचानक से क्या हुआ, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो हो गई। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंडिगो। पहले तो क्या था कि इंडिगो की खेती होती थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ऐसा चीज बता दी कि देखो जर्मनी में क्या है, अब तो यहाँ पर फैक्ट्रीज में भी इंडिगो बनाई जाती है जो कि सस्ती भी है, आसानी से बन भी जाती है। तो जो ये लोग यहाँ पर नील की खेती करते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो उन्होंने अब नई चीज लेकर आ गए अंग्रेज वहां पर। रियलाइजिंग दैट नेचुरल इंडिगो वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्सफुली डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स टू रिलीज देम फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। उन्होंने अंग्रेजों ने ये बात बोली किसानों से कि अगर तुम्हें नील की खेती नहीं करनी है तो इस 15% हिस्से के कॉन्ट्रैक्ट से अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो हमें एक कंपनसेशन दे दो। और उससे क्या होगा, मतलब कंपनसेशन मतलब हमें मुआवजा दे दो, पैसा दे दो। ये बात अंग्रेज बोल रहे हैं किसानों से कि हमें मुआवजा दे दो और फिर हम तुम्हें 15% का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गरीब किसान थे, उनको पता ही नहीं था कि अब फैक्ट्रीज में भी नील की जो है प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है और अब खेती करने की जरूरत नहीं है। तो सब किसानों, कुछ किसान तो ऐसे थे जो राजी हो गए, जिन्होंने बोला ठीक है हम तो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया। सम पीजेंट्स साइंड विलिंगली बट अदर्स रेजिस्टेड एंड हायर्ड लॉयर्स। कुछ किसानों ने तो बोल दिया ठीक है हम साइन कर देते हैं, और कुछ किसानों ने बोला नहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम केस लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब उसके बाद में जब गांधी जी को ये सारी चीजें समझ में आने लगी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। गांधी जी ने ये फैसला लिया कि अब जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय किसान है, गरीब किसान है, उनकी सहायता करनी होगी। और सहायता करने के लिए उनको डर से मुक्त करना होगा, ठीक है, यानी कि उनको फियरलेस बनाना होगा। अब यहाँ पर क्या चीजें होती है। ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण एंड गांधी जी फाइन्स। गांधी जी अराइव्ड इन मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, when he tried to visit a nearby village where a peasant had been maltreated. He was stopped by the British police superintendent's messenger and served an official notice to quit चंपारण immediately. अब देखो क्या चीजें होती है। गांधी जी चंपारण की कैपिटल जो थी ना मोतिहारी, वहां पहुंचे। जब वहां पर उन्हें पता लगा कि पास के एक गांव में किसान पर एक अत्याचार हुआ है, तो उस किसान को देखने के लिए गांधी जी जाने लगे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस का एक मैसेंजर आया, ठीक है, जो सुपरिंटेंडेंट था। उन्होंने गांधी जी को रोक लिया और एक नोटिस दे दिया, ठीक है, वो सरकारी नोटिस था जिसमें ये बात लिखी थी कि चंपारण छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। ठीक उसके बाद में गांधी जी साइंड द रिसिप्ट फॉर द नोटिस बट रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। अब गांधी जी जो थे वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने नोटिस के ऊपर साइन भी किया और रिसिप्ट भी ली, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ये लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा, यानी कि मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूं। एज अ रिजल्ट ही रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जैसे उन्होंने ये बोला कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो इसके बाद उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होने का कानूनी समन मिल गया, ठीक है, कि अब तुम्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दैट नाइट गांधी जी वायर्ड राजेंद्र प्रसाद टू ब्रिंग इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, ठीक है, सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम एंड टेलीग्राफ्ड अ फुल रिपोर्ट टू वायसरॉय। उस रात गांधी जी सोए नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी तैयारी करी थी कि किस तरीके से कोर्ट में पेश होना है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को और उनके दोस्तों को आने के लिए बोला, साथ ही साथ में वायसरॉय को पूरी रिपोर्ट भेज दी और इसके अलावा अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन पहुंचा दिए, ठीक है, इस चीज के बारे में। स्पॉन्टेनियस बेफलिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। अब यहाँ से क्या चीजें होती है उसको आप समझो। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतिहारी वाज ब्लैक विद पीजेंट्स। अब अगली सुबह क्या चीज होती है, अगले दिन सुबह मोतिहारी का जो पूरा शहर है वो किसानों से भर गया। ब्लैक विद पीजेंट्स का मतलब है कि किसान, यहाँ से हर जगह किसानी किसान दिखाई दे रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड अराउंड द कोर्ट हाउस टू सपोर्ट गांधी जी। अब गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए सभी लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए, ठीक है, कोर्ट के बाहर। दो दे डिड नॉट नो हिज एग्जैक्ट रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, उन्हें साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कारनामों का नहीं पता था। वो बस अपने मसीहा के लिए आए थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि अभी गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में भी केस जीत कर आए हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि चलो हमारे लिए कोई मसीहा आया है और हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कॉपरेशन, ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। अब क्या हुआ, अंग्रेज अफसर जो थे वो इस भीड़ को देखकर बौखला गए और उन्हें भीड़ कंट्रोल करने के लिए खुद गांधी जी की मदद लेनी पड़ी, ठीक है, यानी कि गांधी जी ने उनकी मदद करी थी भीड़ को शांत करवाने के लिए। द प्रोसिक्यूटर वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल बट गांधी जी रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। अब क्या हुआ, जो सरकारी वकील था वो ट्रायल को पोस्टपोन करने के फिराक में था, यानी कि वो चाह रहा था कि आज जो डेट है ना उसको टाल दिया जाए, पर गांधी जी ने कोर्ट में खड़े होकर अपना गुनाह कबूल किया
उन्होंने कहा कि उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है। ही सेड ही फेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ही डिड नॉट वांट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, बट ही हैड टू ओबे द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। देखो यहाँ पर गांधी जी ये बात कहते हैं कि वो उन्होंने अपना गुनाह तो पहले ही कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं गुनाह अपना कबूल करता हूँ, लेकिन उनके सामने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है। ठीक है, उनके सामने क्या है, कर्तव्यों का टकराव है। वो एक तरफ तो कानून नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है, क्योंकि कानून तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वो यही बात कहते हैं कि ऑन द सेम टाइम दूसरी तरफ वो अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है ना, उसको भी दबा नहीं सकते। ठीक है, उनकी अंतरात्मा की आवाज ये रहती है कि गरीबों की मदद करना। तो दोनों चीजें के सामने उन्होंने ये बात ठानी कि अब वो अंग्रेजों के सामने लड़ेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। ठीक है, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल एंड लेटर द केस वाज ड्रॉप्ड कंप्लीटली। सिविल डिसोबीडियंस हैड वन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, जज ने उन्हें बिना बेल के छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद केस पूरी तरह ड्रॉप हो गया। मॉडर्न इंडिया में यानी कि नए भारत में सभी ने अवज्ञा की, ये पहली बड़ी जीत थी। ठीक है, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस की ये पहली बड़ी जीत थी। अब उसके बाद में क्या चीजें होती हैं वो आप समझो। यहाँ पर बात होती है सेटलमेंट की। ठीक है, द सेटलमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंसिडेंट, सातवां ये द ऑफिशियल कमीशन एंड द 25% रिफंड सेटलमेंट। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात गांधी जी ने करी थी, आप उसको समझो। एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर consisting of landlords, government officials and Gandhi as sole representative of the peasants। अब क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी कमीशन बनाया, एक कमीशन का निर्माण किया जिसमें जमींदार थे, बड़े बड़े अफसर थे, और किसानों की तरफ से तो अकेले गांधी जी थे। ठीक है, क्योंकि किसानों को किसी को नॉलेज नहीं थी क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है, उनको रूल्स के बारे में नहीं पता था, लॉस के बारे में नहीं पता था। गांधी जी कलेक्टेड माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब गांधी जी जो थे वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, सबूतों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया अंग्रेजों के सामने। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजों की इतनी सारी गलती है। तो उसके बाद में सीइंग द एब्सोल्यूट प्रूफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स। अब जब ये इतने सारे सबूत देख लिए तो अंग्रेजों ने ये बात बोल दी कि ठीक है हमारी गलती है तो कोई बात नहीं, हम पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है, वो राजी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है अगर पैसा रिफंड करना है तो हम पैसा रिफंड कर देंगे। दे एक्सपेक्टेड गांधी टू डिमांड 100% ऑफ द स्टोलन मनी, बट गांधी जी आस्क्ड फॉर ओनली 50%। अब अंग्रेजों ने यह दिमाग लगाया कि गांधी जी 100% पैसा मांगेंगे। ठीक है, जितना उन्होंने खाया है सारा पैसा मांगेंगे, सारा पैसा तुम कभी देना मत, केस ऐसे ही चलता रहेगा और इन पे कुछ होगा नहीं। पर गांधी जी ने ये बात नहीं बोली, गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा। जमींदारों ने बोला कि हम तो भाई 50% भी नहीं देंगे। यहाँ पर उन्होंने जब गांधी जी ने बात बोली ना कि हमें 100% नहीं चाहिए 50% चाहिए, तो लैंडलॉर्ड जो थे ना ऑफर 25%। एंड टू एवरीवन सरप्राइज गांधी जी एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। अब देखो क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने बोला कि 50% तो नहीं, हम तो सिर्फ 25% देंगे, तो सबको हैरान करते हुए गांधी जी ने तुरंत मान लिया कि ठीक है तो हमें 25% ही पैसा वापस कर दो जितना तुम लोगों ने खाया है इन गरीब किसानों से। ब्रेकिंग द डेडलॉक, he explained that the amount of money was less important than the fact that the British landlords were forced to surrender their prestige and position for the first time। अब गांधी जी ने यहाँ पर सभी लोगों को ये बात बताई कि देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा भले ही 50% मिल रहा, 25% मिल रहा है या 10% मिल रहा है, ये चीजें जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि पिछले 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजों को इंडियंस के सामने झुकना पड़ा और अपनी इज्जत और पैसा छोड़ना पड़ा। नहीं तो आज तक 150 साल के इतिहास में कभी भी अंग्रेज नहीं झुके थे। ठीक है, उन्होंने किसी भी मांग को नहीं माना था। द पीजेंट्स नाउ रियलाइज दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स दे लर्न करेज। अब यहाँ से जो किसान थे उन्होंने ये बात समझ ली कि उनके पास भी राइट्स होते हैं, यानी कि उनके भी अधिकार होते हैं, और उनके अंदर से डर हमेशा के लिए भाग गया। ठीक, अब यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने जो अपना आंदोलन चलाया था उसमें वो जीत गए। ठीक है, जब वो मदद करने के लिए आए विलेजर्स की, पीजेंट्स की, तो यहाँ पर वो जीत गए। उसके बाद गांधी जी ने ये बात सोची कि यहाँ पर हमें ये वाली चीज जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में अत्याचार होता है उसको तो सुधार दिया है, अब मैं क्या करता हूँ जो यहाँ के सोशल और कल्चरल पिछड़ापन है ना उसको दूर करने के लिए काम करता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ के लोगों को सफाई के बारे में कुछ नहीं पता था, दवाई के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ का जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भी, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और भारतीयों को उनके राइट्स बताने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर बहुत सारे काम किए थे। गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक विक्ट्रीज, ही वॉन्टेड टू इरेडिकेट द डीप कल्चरल
एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस। अब क्या हुआ, गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल जीत से खुश नहीं थे कि हाँ भाई चलो ठीक है 25% पैसा मिल गया खुश हो जाओ, नहीं, वो चंपारण के गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। वहां के जो लोग थे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे और संस्कृति से भी पिछड़े हुए थे, ठीक है। ही ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस। हिज वाइफ कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। अब ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि महात्मा गांधी ने और कस्तूरबाई ने क्या क्या काम किया था चंपारण में, ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस को कम करने के लिए। तो उन्होंने 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स खुलवाए थे। उनकी पत्नी कस्तूरबाई ने गांव वालों को साफ सफाई सिखाई थी और हेल्थ के नियम भी सिखाए थे, ठीक है, किस तरीके से साफ सफाई रखी जा सकती है, ये सारी चीज उन्होंने बताई थी। A doctor volunteered his services for 6 months with 3 available medicines, castor oil, quinine and sulfur ointment। अब एक डॉक्टर ने 6 महीने के लिए अपनी फ्री सर्विस वहां पर दी थी। वहां पर सिर्फ 3 दवाइयां अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, और उनकी मदद से ही वहां के लोगों को देखभाल करना सिखाया गया, ठीक है, और वहां के लोगों को साफ सफाई सिखाई गई। गांधी जी नोटिस्ड द filthy state of women's clothes and asked कस्तूरबाई to talk to them। अब गांधी जी ने वहां पर ये भी बात देखी कि जो औरतें थी वो गंदे कपड़े पहनती थी, ठीक है, तो गांधी जी ने कस्तूरबाई को ये बात बोली कि वहां की जितनी भी महिलाएं हैं उनको उनके कपड़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाए, किस तरीके से रहा जाता है इसके बारे में बात करी जाए, ठीक। द लॉन्ग स्टे इन चंपारण चेंज द फेस ऑफ द रीजन एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल्स। अब चंपारण की जो ये जीत हुई थी ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आजादी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस वाले इंसिडेंट ने, ठीक। चंपारण के इस लंबे सफर ने वहां का पूरा ही नक्शा बदल दिया था और आजादी की लड़ाई की पक्की नींव यहीं से रखी जाती है। अब इस वाले चैप्टर में, इंडिगो चैप्टर में, हमें क्या चीज सीखने को मिलती है, साथ ही साथ में गांधी जी क्या बात बताना चाहते हैं उसको आप समझो। द लेसन ऑफ सेल्फ रियलाइंस, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज इंसिडेंट। यहाँ पर हमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के इंसिडेंट का भी पता चलेगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ड्यूरिंग द स्ट्रगल गांधीज लॉयर फ्रेंड्स वांटेड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु लव्ड गांधी टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। देखो यहाँ पर भी पता चलता है कि जब आंदोलन चल रहा था ना चंपारण में, तो गांधी जी के जो लॉयर दोस्त थे उन्होंने सोचा कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो कि एक ब्रिटिशर थे और गांधी जी को बहुत अच्छी तरीके से वो फॉलो भी करते थे, तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को अपने साथ लगाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि जब चंपारण में ये वाली चीज चल रही है ना अंग्रेजों के खिलाफ, तो हम एक अंग्रेज को अपनी साइड कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि चंपारण में इनको रोक लेंगे ताकि उन्हें लड़ाई में हेल्प मिले। दे थॉट हैविंग एन इंग्लिशमैन ऑन देयर साइड वुड बी एन एडवांटेज। उन्होंने ये बात सोची कि अगर उनके साथ में एक अंग्रेज होगा तो उन्हें ही फायदा होगा, लेकिन गांधी जी की सोच आप अभी देखना, गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड दिस आइडिया। गांधी जी ने इस आइडिया का बहुत सख्त विरोध किया। उन्होंने ये बात बोली, ही सेड दैट रियलाइंग ऑन एन इंग्लिशमैन शोड वीकनेस इन देयर हर्ट्स। गांधी जी ने यह बात बोली कि अंग्रेज का सहारा ढूंढना तुम्हारे दिल की कमजोरी दिखाता है। अगर आज अंग्रेज हमारा साथ दे देगा और हम जीत भी जाएंगे ना, फिर भी इंडियंस को भरोसा नहीं होगा कि हम लोग जीते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात लगेगी कि हमें तो देखो उस अंग्रेज की वजह से ही जीत मिली थी और अब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द कॉज वॉज जस्ट एंड दे मस्ट रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल। गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर जो लड़ाई सच्ची होती है ना, तो हमें खुद के पैरों पर ही खड़ा होना सीखना चाहिए, और जितने भी भारतीय लोग हैं, गरीब किसान हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें खुद ही ये वाली बात सीखनी चाहिए किस तरीके से लड़ाई करी जाती है और लड़ाई जीती जाती है। बाय टीचिंग दिस गांधी बाउंड टुगेदर शेयर क्रॉपिंग रिलीफ, सिविल डिसोबीडियंस एंड द क्रूशियल लेसन ऑफ सेल्फ रियलाइंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ऐसा जब गांधी जी मना कर देते हैं चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज को अपने साथ लगाने से, तो इससे क्या होता है, किसानों की आजादी, सभी ने अवज्ञा और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पार्ट देश को सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, इंडिगो, जिसमें हमने देखा है आजादी से पहले किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडियन जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर अत्याचार किया था। साथ ही साथ में सबसे पहले हमने शेयर क्रॉपर को समझा था कि वो कौन होते हैं, फिर 15% हिस्से की बात करी गई थी कि इंडिगो आपको बोनी है और वो देनी है, और जब सिंथेटिक इंडिगो आ गई थी, यानी कि मैनमेड इंडिगो का उत्पादन होने लगा था ना फैक्ट्रीज में, तो इन्होंने अंग्रेजों ने ये बोला कि अगर तुम्हें 15% से फ्री होना है तो हमें पैसे दो। गांधी जी ने ये सारी बातों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे और अंग्रेजों को हरा दिया, और लास्ट में उनको 25% पैसे के लिए भी मना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल्फ रिलायंस की इसमें बात करी गई है, आत्मनिर्भरता की बात भी हमें यहाँ पर सिखाई गई है।
वीडियो को ये खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।